नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इसी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और हड़की पैड़ी में है जो है ये डुबकी लगाई गई है। तड़के से ही सुबह जो है घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने हड़की पौड़ी पर स्नान कर पुण्य अर्जित किया है, पुण्य कमाया है और सुबह से ही घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में हिस्सा लेकर मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना की। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने घाटों पर पुख्ता इंतजाम किए। वहीं पर्व के चलते पूरे क्षेत्र की बात करें तो भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। और बृहस्पतिवार को हरिद्वार में गंगा दशहरा का स्नान लोग कर रहे हैं और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हड़की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए भी पहुंचे। बुधवार को बात करें तो ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मेले की ड्यूटी में लगी पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग भी की गई। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के स्नान के लिए मेला क्षेत्र को 11 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटे गए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए और इस बार गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के साथ शनिवार को बकरीद और फिर संडे होने के चलते लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है और ऐसे में हरिद्वार में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना जताई गई, जिसको लेकर पुलिस ने तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली थी। श्रद्धालु गणों के साथ साथ पारिवारिक छुट्टियों पे भी लोग बाहर निकलेंगे। इस बीच काफ़ी जो ट्रैफिक का दबाव यहाँ देखा जाएगा, पूर्व वर्ष की भांति मुझे उम्मीद है इस बार भी काफ़ी ट्रैफिक रहेगा। काफ़ी यात्रीगण यहाँ आएंगे, उनको किसी प्रकार की उनकी यात्रा में कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन में, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी और 11 जोनों में लगाया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। इन सभी सेक्टरों और जोनों में मिला के 3 कंपनी पीएससी के साथ करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेगा। रूट डाइवर्जन के प्लान ऑलरेडी पहले आप लोगों के समक्ष रखे। बढ़ते आगे विकासनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस के द्वारा की गई बैठक और इस बैठक के दौरान जो है विशेष समुदाय के लोगों के साथ बैठक की गई है। कुर्बानी अपलोड न करने की हिदायत और 7 जून को ईद उल अजहा बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर विकासनगर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और उनसे त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और आपसी में भाईचारे से बकरीद का त्यौहार मनाएं, इसकी पुलिस की तरफ से अपील की गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी की तरफ से बकरीद का त्यौहार मनाने वाले लोगों से ये भी कहा गया कि कुर्बानी देने के दौरान कोई भी वीडियो ना बनाए और फोटो ना बनाए और उसे अपलोड भी ना करें और बकरीद के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी तरह के पोस्ट की जो कुर्बानी से रिलेटेड हो अपलोड ना करें और कुर्बानी को बंद जगह पर करने की अपील की गई। उन्हें हिदायत दी गई कि कुर्बानी के अवशेषों को बेपर्दा ले जाए। प्रत्येक वर्ष ईद उल अजहा को लेकर के प्रशासन की तरफ से मीटिंग की जाती है। ये प्रत्येक वर्ष का नियम है, कोई आज नई बार पहली बार मीटिंग नहीं है। इसमें बस प्रशासनिक और लोगों का और जो गांव के समाज के लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है ये, और कुछ बैठ करके विचार विमर्श हुआ है बैठ करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। तो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी, लोगों को समझाया गया भाई किस तरह से त्यौहार में हम लोग क्या क्या सावधानी बरतें जिससे कोई आपसी तनाव की स्थिति पैदा ना हो, आपसी चीज़ ना हो। तो उसमें बस यही कहा गया कि जहाँ पर चिन्हित जगह एक तो हम लोग वहीं पर कुर्बानी करते हैं और करती हैं शुरू से वहीं पर, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर कमेटी बनी हुई है। हमने पुलिस को आश्वस्त किया है कि इस तरह से भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो। कुछ सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाने की बात कही है भी पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने कहा है कि भी ये वीडियो नहीं बननी चाहिए, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। ईद उल अजहा को लेकर आज ये जो मुस्लिम समुदाय है इनके संग हमारे द्वारा एक मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा ये इनको निर्देशित किया गया है कि जो कुर्बानी स्थल है उसी पे कुर्बानी करें और उन्हीं जो कि पूर्व में स्थान है उन्हीं स्थान पर कुर्बानी की जाए और जो कुर्बानी का वेस्ट मटेरियल है उसका वो
नहीं, प्रत्येक वर्ष ईद उल अज़हा को लेकर के प्रशासन की तरफ से मीटिंग की जाती है। ये प्रत्येक वर्ष का नियम है, कोई आज नई बार पहली बार मीटिंग नहीं हुई। इसमें बस प्रशासनिक और लोगों का और जो गांव के समाज के लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है ये, और कुछ बैठ करके विचार विमर्श हुआ है बैठ करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। तो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी, लोगों को समझाया गया भाई किस तरह से त्यौहार में हम लोग क्या क्या सावधानी बरतें जिससे कोई आपसी तनाव की स्थिति पैदा ना हो, आपसी चीज़ ना हो। तो उसमें बस यही कहा गया कि जहाँ पर चिन्हित जगह एक तो हम लोग वहीं पर कुर्बानी करते हैं और करती हैं शुरू से वहीं पर, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर कमेटी बनी है। हमने पुलिस को आश्वस्त किया है कि इस तरह से भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो। कुछ सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाने की बात कही है भी पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने कहा है कि भी ये वीडियो नहीं बननी चाहिए, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। ईद उल अज़हा को लेकर आज ये जो मुस्लिम समुदाय है इनके संग हमारे द्वारा एक मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा ये इनको निर्देशित किया गया है कि जो कुर्बानी स्थल है उसी पे कुर्बानी करें और उन्हीं जो कि पूर्व में स्थान है उन्हीं स्थान पर कुर्बानी की जाए, और जो कुर्बानी का वेस्ट मटेरियल है उसका वो पौड़ी से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूक कर रही है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और सुरक्षा नियमों के पालन करने के लिए जो है जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के जरिए जन जागरूकता के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके तहत थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के द्वारा गरूर चट्टी बैरियर पर हार्ले डेविडसन ग्रुप गुड़गांव हरियाणा के राइडर्स के साथ सड़क सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता पॉपलेट्स वितरित किए गए और हिमालय जो है यात्रा से वापस आ रहे राइडर से आग्रह किया गया कि वह अपनी आगे की यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर वितरित पैम्पलेट्स के द्वारा स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करें। और इस अवसर पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि हम सभी को यातायात के नियमों का पालन करते सुगम यातायात का प्रयास करना चाहिए इस दौरान, और जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं जो हो रही है उन पर लगाम लगाई जा सके, अंकुश लगाया जा सके। बढ़ते आगे हल्द्वानी से खबर सामने आ रही, जहां फर ठेले वाले लगाएंगे वेटिंग बोर्ड। नगर निगम ने की शुरुआत। तो हल्द्वानी नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नगर निगम में जितने भी वेंडर संचालक हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने वेंडर संचालकों से कहा कि वह अपने प्रशस्ति पत्रों को अपने संस्थानों में लगाकर ही काम करें। और उनका कहना है कि दमवाडुंगा में काफी समय से वहां के निवासियों के द्वारा हाउस टैक्स को लेकर जनता से मांग की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने हाउस टैक्स लेने का निर्णय भी ले लिया। उनका कहना है कि निगम क्षेत्र में एडीपी जल संस्थान लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। और इसके साथ ही निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को देखते हुए 15 अप्रैल से 15 मई तक स्वच्छता का कार्य किया जा रहा था और उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। और इसके साथ ही आगामी 6 जून को कालूसाई बाबा मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मंदिर का विधिवत उद्घाटन कर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी से उन्हें 6 फिल्टर वाटर टैंक भी मिले, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज 2 बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बड़ा कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है, और उनको कहा है कि जो हमने एक बड़ा उसी रूप में एक बड़ा परिचय पत्र भी हमने उनको बनाकर दिया है कि अपने उस ठेले पर उसे लगाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो निगम से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी लगे कि ये निगम के जो अपना निगम वेंडर है उसके लोग हैं। इसी प्रकार एक बड़ा मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो हमारा दमवाडुंगा क्षेत्र है वहाँ के निवासी कई समय से वहाँ पर हाउस टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। बहुत सारे, जब से मैं बना था मेयर तब से वो मेरे पास आते थे कि भाई हमारे हाउस टैक्स लगाया जाए, तो उसको भी हम
आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त माह से उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उनकी इस डिमांड को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे काम जो एडीबी द्वारा किए जा रहे हैं, जल निगम पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे हैं, ये सारे काम क्रिया में है। सब अपने अपने काम अलग अलग चल रहे हैं। इसी प्रकार 15 अप्रैल से 15 मई तक जो हमने एक सफाई अभियान चलाया था, लेकिन 15 मई बीतने के बाद भी हमने उस सफाई अभियान को भी रोका नहीं है, वो यथावत अभी चल रहा है। इस प्रकार जो बड़े नाले हैं बरसात से पहले वो साफ हो जाएं, उसके लिए भी एक अतिरिक्त हमने निविदा लाल कुआं से खबर सामने आई जहां जिला प्रशासन से श्रीलंका टापू का कनेक्शन कट जाता है। गौला नदी के दूसरे छोर पर बसा श्रीलंका टापू और मानसून सीजन में काफी मशक्कत होती है। तो हल्द्वानी के लाल कुआं तहसील के गौला नदी के दूसरे छोर पर बसे श्रीलंका टापू का मानसून सीजन में 3 महीने तक जिला प्रशासन से कनेक्शन कट जाता है और लोग टापू में ही घिरे रह जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मानसून से पहले श्रीलंका टापू में 3 महीने का राशन पहुंचाते हुए वहां स्वास्थ्य कैंप लगाया और जरूरी दवाइयां भी वितरित करते हुए अगले 3 महीने के लिए सभी जरूरी सामग्री को लोगों को वितरित कर दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि अस्थायी हेलीपैड भी श्रीलंका टापू में बनाया गया और इसके अलावा जो बीमार और गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि 90 के दशक में बिंदु खत्ता गांव का हिस्सा रहे श्रीलंका टापू में गौला नदी के कटाव के बाद इस टापू का रूप ले लिया था, जहां आज भी 115 परिवार रहते हैं। टापू रालकुआं तहसील अंतर्गत आपदाग्रस्त स्थल है, जहाँ पे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मुख्य मार्ग से उसकी पहुंच जो है पूर्णतः कट जाती है। उस आपदा की तैयारियों के दृष्टिगत गांव में राशन जो अगले 3 माह का भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर भी वहाँ पे आगामी 2-3 दिन में वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक वहाँ पे दवाइयाँ दी जानी है या ऐसे किसी कार्मिक की तैनाती की जानी है उसकी तैनाती वहाँ पे की जा रही है। और इसके अलावा वहाँ पे ऐसे परिवार जो बीमार हैं, जिनके यहाँ कोई बीमार है, ऐसे महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनका विशेष ध्यान देते हुए यदि उनको शिफ्ट किया जाना होगा तो वर्षा काल और बढ़ते आगे हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है। परिवहन विभाग और पुलिस की तैयारियां देखने को मिल रही। कैची धाम मेले जाम और सुरक्षा को लेकर तैयारियां 15 जून को लगने वाला है सुप्रसिद्ध कैची धाम मेला। 15 जून को लगने वाले सुप्रसिद्ध कैची धाम मेले को लेकर जहां प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो वहीं कैची धाम मेला यानी कि 15 जून को लेकर जाम से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। बता दें कि कैची धाम मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और बीते कुछ सालों से कैची धाम में जाम लगना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जहां जाम के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं घंटों जाम में फंसे होने से पहाड़ों को जाने वाले यात्री भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर पहले भी पर्वतीय जिलों के व्यापारियों और आमजनों ने कई बार प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को अपना आक्रोश जताया। वहीं इस साल लगने वाले कैची धाम 15 जून के मेले को लेकर प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम यात्रियों के लिए रूट प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए मेला क्षेत्र में भेजा जाएगा। जाम से निपटने के लिए भीमताल, भवाली और नैनीताल के कुछ जगहों को पार्किंग के लिए चयनित कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मेला क्षेत्र में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स की मांग शासन स्तर पर की गई है। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी जारी है, जिसमें शटल सेवा से श्रद्धालुओं को कैची धाम भेजा जाएगा। वहीं परिवहन निगम के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि कैची धाम मेला को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को शटल सेवा की सुविधा देने को लेकर टैक्सी चालकों और बस चालकों के साथ बातचीत भी की गई। देखिए, कैची मेले को लेके जो बेसिक तैयारी है वो शुरू हो गई है। कुछ पार्किंग और आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो गया। इसके साथ ही क्योंकि कैची मेले के दिन हम वहाँ पे निजी वाहन जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं शटल सर्विसेज से जाते हैं। तो भीमताल में, भवाली में, इसके अलावा जो है
जो नैनी बैंड है वहाँ से भी 3-4 जगह से हम शटल सर्विसेज चला रहे हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसके साथ ही जो फोर्स की तैनाती है उसका भी एक डिप्लॉयमेंट हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि कैंची में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, तो उस टाइम रैन से भी बाकी फोर्स भी आवंटित होता है, तो उस फोर्स का रिक्वायरमेंट भी भेज दिया गया है। ये कैंची धाम में जो टूरिस्ट लोग आते हैं या श्रद्धालु लोग आते हैं, आने वाले ये 14 और 15 तारीख को हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, जिसके देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके अंतर्गत 2 स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला एक कि हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अलग अलग रूट्स के लिए तैनात कर दी गई हैं, जो वहाँ पर चेकिंग का कार्य करेंगी। इसके अलावा जो वाहन है उनको रोककर शटल सेवा चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत हमने टैक्सी यूनियन और बस की यूनियन से वार्ता कर ली है, ताकि आने वाले दिनों में टैक्सी और बसों की देखिए कैंची मेले को लेके जो बेसिक तैयारी है वो शुरू हो गई है। और दुनिया में रुपए से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक बात करे तो अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। चाहे सऊदी अरब की बात करें, वहां दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना, ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई।
डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो या और जब देश की सीमाएं खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करे, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। और हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से आई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। इस सफलता ने एक बार फिर S-400 को भारत के आसमान की ढाल साबित कर दिया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और भी डरावनी हो सकती है। रूस का अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 अब दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। क्या है इसकी खासियत और दुश्मन के लिए कितना घातक हो सकता है, इस समझते इस रिपोर्ट के जरिए। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज,
यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने S-500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।